हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग फॉर्मिंग के जो ऑपरेशन फॉर्मिंग के प्रोसेसेस है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इसी कंटिन्यूएशन में हम फोर्जिंग के बारे में हमने डिस्कस किया फोर्जिंग के बारे में। तो आज हम फोर्जिंग के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोर्जिंग जैसे कि एक फॉर्मिंग का ही एक मेथड है जिसमें मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके और उस पे हैमरिंग करके एक फोर्स लगा के एक टूल और डाई से और उसकी शेप को चेंज किया जाता है। तो ये शेप कौन कौन से तरीके से कौन कौन सी शेप चेंजेस होते हैं, तो ये हम आज फोर्जिंग ऑपरेशंस में देखेंगे। तो कुछ कॉमन फोर्जिंग ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले तो है अपसेटिंग। अपसेटिंग में देखिए क्या होता है। ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये वर्क पीस है, ये ऊपर और नीचे डाइज हैं। तो इन डाइज से वर्क पीस बहुत हाई टेम्परेचर पे है और प्लास्टिक स्टेट में है। तो ये जो ऊपर और नीचे डाइज है, जब इनसे वर्क पीस को कंप्रेस किया जाता है तो वर्क पीस का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा और लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फाइनली वर्क पीस है। तो अपसेटिंग का मतलब है जो वर्क पीस है उसके डायमीटर को इंक्रीज करना। दूसरा है बेंडिंग ऑपरेशंस। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। ये फ्लैट स्ट्रिप है, इस पे फोर्स लगा के हम इसको बेंड करते हैं। तो ये बेंडिंग ऑपरेशन है। दूसरा है ड्राइंग डाउन। ये वर्क पीस है, ये किसी डाई से पास होके बाहर आता है और इसके जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम ड्राइंग डाउन कहते हैं। कटिंग सब हम सभी जानते हैं। कटिंग में जो वर्क पीस है उसको हीट करके दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया जाता है। फ्लैटनिंग, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि वर्क पीस को हैमरिंग से बिल्कुल फ्लैट शेप में किया जाता है। फ्यूलरिंग, फ्यूलरिंग में ये एक वर्क पीस है सिलेंड्रिकल शेप में और इसको दो डाइज के बीच में हैमरिंग करके और इसका क्रॉस सेक्शन हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्यूलरिंग है वो इस अप सेटिंग से ऑपोजिट है। यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, फ्यूलरिंग में क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। फोर्ज वेल्डिंग, हम फोर्जिंग से वेल्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के लिए जो वर्क पीस है वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक स्टेट में होना चाहिए। तो हमने वर्क पीस को हीट किया और फिर हैमर से जब हम दोनों को फोर्स लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो जो दो अलग अलग वर्क पीसेज हैं वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में और इस तरह से वेल्ड हो जाते हैं। स्वेजिंग, स्वेजिंग भी इसी तरह का ही ऑपरेशन है। इसमें हम जो पाइप्स और ट्यूब्स हैं उनके जो एंड्स हैं उनके क्रॉस सेक्शन को हम रिड्यूस करते हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो सबसे कॉमन फोर्जिंग ऑपरेशन है वो है अपसेट फोर्जिंग। इट इज अ डिफॉर्मेशन ऑपरेशन इन विच अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस इज इंक्रीज इन डायमीटर विद रिडक्शन इन लेंथ। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि जो वर्क पीस है उसकी हम लेंथ में रिडक्शन करते हैं और इंक्रीज इन डायमीटर, डायमीटर उसका इंक्रीज करते हैं। अपसेट फोर्जिंग इज वाइडली यूज्ड इन द फास्टनर इंडस्ट्रीज टू फॉर्म हेड्स और नेल्स, बोल्ट्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो ये जो अपसेट फोर्जिंग है इसका इन इंडस्ट्रीज में बहुत यूज है, जिसमें हम जो बोल्ट्स हैं उनके हेड बनाते हैं, नेल्स की जो कैप होती है ऊपर वो बनाते हैं, बोल्ट्स हैं। और भी इसी तरह के कई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें हम क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करके बना या अपसेट फोर्जिंग की हेल्प से हम बना सकते हैं। अब इसमें देखिए फोर्जिंग के जो अपसेट फोर्जिंग इसके स्टेप्स हैं। फीडिंग ऑफ द वर्क पीस, ये ये डाई है, ग्रिपिंग डाई, ये वर्क पीस है, इसको फीड किया जाता है। ये स्टॉप है, तो जितनी लेंथ हमको फीड करनी है वो लेंथ इस स्टॉप की वजह से उतनी ही लेंथ फीड होती है। और ये वर्क पीस बिल्कुल प्लास्टिक स्टेट में है, बहुत हाई टेम्परेचर पे है। फिर उसके बाद ये जो टूल है ये पीछे हट जाता है और उसके बाद ये पंच है, ये पंच आता है तेजी से। और ये जो वर्क पीस है, ये देखिए डाई है, ये दोनों जो वर्क पीस है उस पर हम हैमरिंग करते हैं। तो ये एक एनक्लोज कैविटी हो गई है। ये जो वर्क पीस है ये इस पंच से जब इसको हैमरिंग करता है तो ये वर्क पीस, क्योंकि प्लास्टिक स्टेट में है तो ये डाई की शेप अडॉप्ट कर लेता है और इस तरह से इसका ये फाइनली हेड बन जाता है।
तो ये अपसेट फोर्जिंग के स्टेप्स है। हेडिंग, द फॉलोइंग फिगर्स शो वैरायटी ऑफ हेडिंग ऑपरेशन विद डिफरेंट डाई प्रोफाइल्स। तो ये जो बोल्ट के या रिवेट्स के हेड हैं वो इस हेडिंग ऑपरेशन से बनाए जाते हैं। हेडिंग डाई यूजिंग ओपन डाई फोर्जिंग, तो ओपन डाई फोर्जिंग से बनाया जा रहा है ये देखिए वर्क पीस है और ये पंच है, ये पंच फोर्स लगाता है, हैमरिंग करता है इधर। तो ये वर्क पीस पहले इस डायमीटर का था और इस पंच के हैमरिंग से ये फ्लैट शेप में आ जाता है। राउंडेड फॉर्म बाय पंच, तो ये अलग शेप है, ये राउंड शेप का हेड बनाया हमने और ये अलग तरह का हेड है। यहाँ पर ये अलग, ये जो डिफरेंट हेड्स हैं बोल्ट्स के वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। लॉन्ग बार स्टॉक, लॉन्ग बार स्टॉक वर्कपीस is fed into machines by horizontal slides। तो जो वर्कपीस है उसको हॉरिजॉन्टल स्लाइड से फीड किया जाता है। द एंड ऑफ द स्टॉक इज अपसेट फोर्स, और जो एंड है उसको अपसेट किया जाता है, उसका डायमीटर इंक्रीज किया जाता है। एंड द प्लेस इज कट टू अप्रोप्रिएट लेंथ एंड पीस इज कट टू अप्रोप्रिएट लेंथ, और जो पीस है उसको अप्रोप्रिएट लेंथ से कट किया जाता है। मेक द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है कितनी लेंथ बाहर निकलेगी वो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं और उतना ही हम फीड करते हैं कि जो हेड है उसमें कितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का वर्क पीस हम फीड करते हैं। मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी अपसेट इन अ सिंगल ब्लो इज 3 टाइम्स, तो लगभग जो मैक्सिमम लेंथ है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और जो डायमीटर उसको इंक्रीज कर सकते हैं वो 3 टाइम्स तक कर सकते हैं। स्वेजिंग ऑपरेशन, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, स्वेजिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब और रॉड। तो ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली जो रॉड के ट्यूब के डायमीटर को रिड्यूस करते हैं हम इसमें एट द एंड ऑफ द वर्क पीस। तो वर्क पीस के एंड में टू क्रिएट अ टेपर्ड सेक्शन, देखिए ये टेपर्ड सेक्शन है, ये इसका एंड है रॉड का। तो ये पहले रॉड इस डायमीटर की थी और बाद में इसका सेक्शन रिड्यूस करके और ये डायमीटर हमने रिड्यूस कर दिया। इन जनरल दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय मींस ऑफ रोटेटिंग डाइज। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि जो इसमें डाइज हैं वो रोटेट करती हैं, दैट हैमर अ वर्कपीस इन द रेडियल डायरेक्शन, और वर्कपीस पे ये रेडियल डायरेक्शन, ये देखिए आप ये एरो हैं इसमें दिखा रहे हैं ये, तो जो डाई है ये इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं और ये जो डाइज हैं ये रोटेट हो रही है, तो रोटेटिंग डाइज है और ये इस वर्कपीस को कंप्रेस कर रही है। A mandrel is required to control the shape and size of the internal diameter of the tubular parts during swaging। तो ये अगर ये ट्यूब है, ये हॉलो है, तो इस ट्यूब के अंदर एक मैंड्रल होता है जो कि इसकी जो शेप है उसको मेंटेन रखता है, नहीं तो ये ट्यूब कोलैप्स हो सकती है इस डाई के प्रेशर से। रोल फोर्जिंग, it is a forming process used to reduce the cross section of a cylindrical or rectangular rod। तो रोल फोर्जिंग भी ये क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हम करते हैं इसमें by passing it through a set of opposing rolls that have matching grooves with respect to the desired shape of the final part। इसमें देखिए ये दो रोलर हैं और ये जो रोलर हैं बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ये यहाँ से इनका डायमीटर कम है। ये जो सरफेस है ये, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड सरफेस है, ये राउंड शेप है इसकी, ये प्रोजेक्टेड सरफेस है, फिर रोलर लगातार चलता है और ये वर्कपीस लगातार फीड हो रहा है। तो जब ये इस प्रोजेक्टेड सरफेस के बीच में वर्कपीस आता है तो वहाँ पर इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन द रोल्स रोटेट पार्शियली। रोल फोर्स पार्ट्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर एंड possess डिजायर्ड ग्रेन स्ट्रक्चर। तो इस तरह के जो वर्क पीस हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह कंप्रेस हो गए तो इनका ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है। स्ट्रक्चर टू मशीनिंग दैट माइट बी यूज टू प्रोड्यूस द सेम पार्ट, तो मशीनिंग से ये बेटर प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो वर्क पीस है इसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, ग्रेन स्ट्रक्चर इसका इम्प्रूव हो जाता है। फोर्जिंग के एडवांटेजेस, forged parts possess high ductility and offers great resistance to impact and fatigue loads। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं
मोस्टली जो फोर्जिंग है उसमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए ऐसे वर्क पीसेज जहाँ विच आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट, जिनको इम्पैक्ट लग सकता है या फटीग लोड होता है, तो ऐसे पार्ट्स हम फोर्जिंग से बनाते हैं। फोर्जिंग रिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, और फोर्जिंग से जो स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर है, वो रिफाइन होता है। इट रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल सेविंग इन टाइम, लेबर एंड मटेरियल। तो इसमें इस फोर्जिंग ऑपरेशन में टाइम, लेबर, मटेरियल सेव होते हैं कंपेयर टू द प्रोडक्शन सिमिलर आइटम बाय कटिंग फ्रॉम ए सॉलिड स्टॉक एंड देन शेपिंग इट। तो और प्रोसेस में तो पहले कट करते हैं और उसके बाद उसको शेप करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ये कॉस्ट कम होती है। Forging distorts the previously created and unidirectional fiber as created by rolling and increases the strength। तो मान लीजिए कोई वर्कपीस रोलिंग से बना, प्रीवियसली किसी मेथड से बना, तो जब वो उसको उसके बाद फोर्जिंग से फर्दर उस पर कोई वर्किंग होती है, तो उससे वो और स्ट्रेंथन होता है और जो ग्रेन्स है वो इम्प्रूव होते हैं। बिकॉज ऑफ इंटेंस वर्किंग फ्लॉज आर रेयरली फाउंड। तो क्योंकि इसमें बहुत हाई कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और इसमें कोई कमी नहीं होती है वर्क पीस में। इसकी अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वर्क पीस की। द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में भी ऑब्टेन्ड इन फोर्जिंग ऑपरेशन। तो बहुत हद तक हम इसमें एक्यूरेसी हम अचीव कर सकते हैं। द फोर्ज पार्ट्स कैन बी इजीली वेल्डेड। जो पार्ट्स फोर्ज होते हैं उनको हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं फोर्जिंग के। Rapid oxidation in forging of metal surface at high temperature results in scaling which wears the die। तो इसमें जो वर्कपीस है, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसका सरफेस है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर में। दिस रिजल्ट इन स्केलिंग विच वियर्स द डाइज। तो वर्कपीस के ऊपर एक स्केल जमा हो जाती है जो कि डाई को खराब करती है धीरे धीरे। The close tolerances in forging operations are difficult to maintain। तो forging से बहुत close tolerance हम अचीव नहीं कर सकते। Forging is limited to simple shapes and has limitation for parts having undercuts। तो जो forging है उससे हम simple shapes ही produce कर सकते हैं। Some materials are not readily worked by forging। तो कई material हैं उनकी हम forging नहीं कर सकते। The initial cost of forging dies and the cost of their maintenance is high। जो डाई है उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है और उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। द मेटल्स गेट्स क्रैक्ड और डिस्टॉर्टेड इफ वर्क बिलो ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर लेवल। तो जिस मेटल की वर्कपीस की हम फोर्जिंग कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर जो वर्किंग टेम्परेचर से थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो वर्कपीस डिस्टॉर्ट हो सकता है, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं उसमें। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फोर्जिंग डाइज इज ऑल्सो वेरी हाई। तो फोर्जिंग डाइज की कॉस्ट बहुत हाई होती है।